आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग कल जो भी पढ़ाई किया, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सारे सब्जेक्ट हिंदी ही नहीं बताएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रश्न उत्तर करना है। जिस प्रश्न में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, उस अध्यापक से संपर्क करना है और करना है। क्योंकि कब स्कूल खुलेगा, कब आप बच्चे अध्यापकों के संपर्क में आएंगे, टीचर्स के संपर्क में आएंगे। इसलिए अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे मेहनत से करिए। मेहनत से करेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जो प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। ध्यान दीजिए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक परिश्रम करना है। आज घरों में कैद होकर रह गए हो तो इसे भी एक अपना सहयोग युद्ध ही मानो, क्योंकि ये भी जिस तरह से पढ़ाई चल रही थी, डायरी का एक पन्ना सीताराम से कसरिया जी ने लिखा, जो कि आप लोगों ने आधा पढ़ लिया है, आधा समझ में आ गया। अभी उसका कुछ हिस्से बाकी है जो पढ़ना है। तो जिस तरह से उस समय लोगों के ऊपर आज़ादी का जुनून सवार था, आज़ादी का भूत सवार था, उसके लिए आप पढ़ते जाएंगे, समझ में आएगा कि किस तरह से पूर्ण सहयोग दिया गया। लाठियां पड़ती गई, जुलूस आगे बढ़ते गए, लोगों के अंदर जो उत्साह होता गया, वंदे मातरम कहते गए और आगे बढ़ते गए। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारी वीरों ने खून पसीने एक करके और कभी भी आराम नहीं किया। 24 घंटे वो इसी धुन में लगे रहते थे कि किस तरह से देश को आज़ादी मिले। लाठी पड़ती, लेकिन उन्हें उसका जरा सा भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उन चोटों का, उन तकलीफों का। तब आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। इसी तरह से इस कोरोना नामक बीमारी को भगाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, उसे हमें उन नियमों का पालन करते हुए, उनकी बातों का अमल करते हुए घर में रहना है तो घर में रहना। अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन सफलता कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, चरण चूम लेती है आखिर की मंजिल। तो बच्चों, हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ाई पर अपना ध्यान देना है, क्योंकि तुम लोगों का लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करनी। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्राम नहीं। इसलिए अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में तुम्हें बराबर इक्वल मार्क्स है। अगर मैथ्स 80 नंबर या 100 का है तो हिंदी भी 80 या 100 का है। तो सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ध्यान देना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में जरा सी भी आप लापरवाही किए तो उसके मार्क्स आपके परसेंटेज बड़ा डल कर देगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस अपना पढ़ाई पे करिए। लक्ष्य आपका पढ़ाई है, उस पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा डायरी का पन्ना, उसमें उसके आगे हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, ध्यान देना बच्चों, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, अमुक का मतलब फला जगह, यानी इस धारा के अनुसार पुलिस कमिश्नर ने यह नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। पुलिस ने
ये कह दिया कोई सभा नहीं होगी, कोई इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि विदेशी सरकार को हमेशा डर बना रहता था कि हिंदुस्तानी अगर एकत्र हो गए तो मेरी सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते थे। उनके अंदर हमारे हिंदुस्तान के ही हिंदुस्तानी उनकी फौज में भर्ती थे, सिपाही थे, जो हम ही पर जुल्म कर रहे थे। उनको ये जरा सी भी इस बात की चिंता नहीं थी कि हम इन अंग्रेजों की नौकरी पर थूके और अपने हिंदुस्तान के जनता का साथ दे। नहीं, वो उनका पालन कर रहे थे। तो अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं की जाएगी। और इधर जो इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझाए जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था। अब ध्यान दीजिए, काउंसिल कौन था? काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला था काउंसिल यानी परिषद, जिसके द्वारा सभा गठित किया गया था। वो उसकी नोटिस थी कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ये एक खुला चैलेंज था। सरकार को ये दिखा देना था कि हम हिंदुस्तानी अगर अपने पर आ जाते हैं तो हमारे जज्बे को, हमारे जोश को, हमारे उत्साह को कोई नहीं रोक सकता। हम अगर एक हो गए तो हम उखाड़ करके इन विदेशी सत्ता को बाहर फेंक सकते हैं। तो इसलिए काउंसिल ने नोटिस निकाला कि सभा होगी ठीक 4:10 पर जो है सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। सुभाष बाबू जब जुलूस लेकर आए तो चौरंगी पर रोका गया। चौरंगी क्या था? कलकत्ता शहर में एक जगह का नाम, कलकत्ता शहर में एक जगह का नाम था। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, क्योंकि सुभाष बाबू कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, हमारे, जिन्होंने आजादी के लिए कहा कि तुम खून मुझे देना, बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। ये सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, जो उस सभा को, उस भीड़ को आवाज दे रहे थे, बता रहे थे। तो ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू खुला चैलेंज देकर सुभाष बाबू आगे बढ़े। पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, गांगुली थे ज्योतिर्मय, उन्होंने उनसे कहा आप इधर आ जाएं। पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना। लाठियां पड़ती रही, लेकिन उन्होंने कहा आगे बढ़ना। यह सब तो अपने सुनी हुई लिखा है। मतलब लेखक बता रहे शेख असरिया जी कि ये सारी बातें तो मैंने सुनी है, क्योंकि जो सुनते थे वो अपनी डायरी में लिखते थे और जो देखते थे वो भी लिखते थे। तो वो बता रहे हैं यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। लेखक ने कहा कि हमने अपनी आंख से ये बात देखी कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही। अब ध्यान दीजिए, स्त्रियों के अंदर भी उत्साह और जोश की कमी नहीं थी। कहते हैं कि हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की स्त्रियां भी कम नहीं थी। आपको जज्बा, जोश देखना हो तो रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास के पन्ने पर देखिए कि मर्द बनी मर्दानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो मर्दानों में हमारी भारतीय नारियां
वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, तो चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे, वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवी, वॉलंटियर का मतलब स्वयंसेवी, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। मतलब उन्हें लाठी चलाई जा रही थी लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हटते थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ध्यान दीजिए, जुलूस मतलब एक साथ जो इकट्ठा भीड़ थी वो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। ये प्रश्न आता है कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। ये बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न आता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। तो इस लाइन को ध्यान दीजिए कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस ने बेरहमी से लाठी चलानी शुरू कर दी। करीब 50-60 स्त्रियां मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिसमें पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। पुलिस का क्या काम था? भीड़ को तितर बितर करना। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के इशारे पे चल रहे थे। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अपने साथ यानी लेखक के साथ। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा। ध्यान दीजिए बच्चों, मोनूमेंट मतलब स्मारक, मोनूमेंट मतलब स्मारक। तो जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मलालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी में पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हुआ, वह आज बहुत अंश में भूल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया, डायरी का एक पन्ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। प्रश्नोत्तर आप सारे बच्चों को चैप्टर पढ़ा दिया गया। प्रश्नोत्तर सारे बच्चे देख लेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वीडियो एक बार चला करके देख लेगा। नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे पूछेगा या वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ लेगा। ठीक है। मौखिक प्रश्न है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण था? सारे बच्चों को पता चल भी गया कि 26 जनवरी का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि जिन लोग बड़े ही उत्साह से, बड़े ही जोश खरोश से स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए आगे बढ़े और जो इनके माथे पर कलंक था
कि कलकत्ता वासी कुछ नहीं करते हैं, वो कलंक बहुत मायने में घुल गया और ये लोग स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस को भी खुला चैलेंज के तहत जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो चैप्टर पढ़ाया गया है था कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर। इसके बाद विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर रखा था? अब आपको ये प्रश्न करना है। जिस बच्चे को जो भी प्रश्न में डाउट होगा वो मुझसे पूछेगा। ठीक है, आज बस यही तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।